So chemical equilibrium NCERT हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, up to 20th क्वेश्चन we have discussed. अभी क्वेश्चन नंबर 23 आपने पूछा हुआ है. It's given at 120 at 1127 Kelvin, 1 atmosphere pressure. The gaseous mixture of CO and CO2 is in equilibrium with the solid carbon has 90.55% of CO by mass. तो अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो it is carbon solid plus CO2 gaseous gives 2 CO gaseous. ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है. और उसने बोला हुआ है कि यहाँ पे एक गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रियम है, जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 90.55% बाय मास है, ठीक है. प्रेशर आपको टेम्परेचर 1127 केल्विन दे रखा है, प्रेशर 1 atm दे रखा है, ठीक है. यहाँ तक क्लियर हो गए. तो गैसियस मिक्सचर ऑफ सी एंड CO2 इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड कार्बन हैज 90.55% कार्बन मोनोऑक्साइड बाय मास. आप ध्यान से देख सकते हो कि इसका प्रेशर अगर हम P1 एज्यूम कर लें तो इसका प्रेशर कुछ P2 होगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है. अब प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है, तो सिंपली मोल्स के टर्म में इसको डील कर सकते हैं. दोनों रास्ते हैं, आप जिससे चाहो उससे करो, प्रेशर मान लो या मोल्स मान लो. तो उसमें पहले मास परसेंटेज ऑफ CO निकालेंगे, तो बेटर होगा आप मोल्स से करो. तो अगर हमने इसके मोल्स A एज्यूम कर लिए और इसके मोल्स B एज्यूम कर लिए, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ CO निकालेंगे पहले यहाँ से. तो B के मोल CO है, CO का मोलिकुलर मास 28, तो मास हो गया B इंटू 28. टोटल मास हो गया A इंटू 44 प्लस B इंटू 28. ये टोटल मास हो गया इंटू 100. ये आपका परसेंटेज आ गया. दिस इज गिवन टू यू 90.55. यहाँ से A और B का रेशियो आ जाएगा आपके पास. अब आपको यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिपोर्ट करना है Kc. तो Kc की वैल्यू अगर रिपोर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2. concentration of CO square upon concentration of CO2, right. बस अब यहाँ पे आप दोनों के मोल्स अप्लाई कर दो, तो एक वैल्यू तो ऊपर वाले रेशियो से आ गई. दूसरा आपको देखो उसने बोला है टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 1127 केल्विन है. PV इक्वल टू nRT लगा के इसको मोल से रिलेट कर लेंगे आप. तो एक और इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर दो, PV इज इक्वल टू nRT. प्रेशर दिया हुआ 1 atm, वॉल्यूम आप कंटेनर का V एज्यूम कर लो, नंबर ऑफ मोल्स हो गए A प्लस B इंटू R इंटू T, 0.0821 इंटू टेम्परेचर 1127 केल्विन. तो यहाँ से आपको A और B में रिलेशन मिल जाएगा. इसको Kc वाले एक्सप्रेशन में पुट करके सॉल्व करो, आपका फाइनल आंसर आएगा. तो यहाँ से देखो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमने पहले वाले एक्सप्रेशन से रेशियो लिया, तो वहाँ से A बाई B की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी 28/44 इंटू 9.45 अपॉन 90.45. इस वैल्यू को उठा के इस वाले एक्सप्रेशन पुट करना, तो यहाँ से A की वैल्यू A B के टर्म में आ जाएगी. और यहाँ पे देखो एक Kc निकालने के लिए हमको बेसिकली क्या चाहिए, B बाई A जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और एक B बाई V वो भी यहाँ से निकल आएगा, ठीक है. दूसरे वाले एक्सप्रेशन से आपको B बाई V निकाल लेना है बेसिकली. तो उसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ मैं आपके लिए, तो आ जाएगा A प्लस B बाई V इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.0821 इंटू 1127. अब A की वैल्यू आप B के टर्म में जानता हो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, तो B बाई V आ जाएगा. तो आपका A बाई B भी आ गया और B बाई V भी आ गया. दोनों वैल्यूज उठा के पुट कर दीजिएगा ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो हो जाएगा. पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत करना पहले, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे लगता है बाद में कट जाएंगी, आप आसानी से Kc निकाल लोगे, ठीक है. इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कैलकुलेट डेल्टा G एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2 फ्रॉम द इक्वेशन NO plus half O2 gives NO2. So NO gaseous plus half of O2 gaseous gives you NO2 gaseous. ये इक्वेशन है. डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO2 दे रखा है आपको, इसके बाद डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ NO दे रखा है और डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ O2 दे रखा है. अभी देखो आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन रिएक्शन निकालेंगे, ये आ जाएगा डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO2 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO माइनस हाफ ऑफ डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ O2. ठीक है. बस इसके बाद सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. तो डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपको दे रखा है 52 और NO की वैल्यू दे रखी है हमको 87 माइनस 87 माइनस 0. ये वैल्यू आपकी डेल्टा G नॉट वैल्यू आ गई.
और उसके बाद सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से सॉल्व करके हम लोग डेल्टा, यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज आपको सॉल्व करके एक बार आंसर वेरीफाई करना है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम फॉर्मूला बनेगा। वैल्यू पुट करो, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हम लोगों ने -35 किलो जूल निकाल ली। जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू -2.303। आर की जगह 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन। इससे सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उसका एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वैल्यू आ जाएगी 2.303 इंटू 8.31 इंटू 298 बाय 35 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करिए, फिर एंटी लॉग अप्लाई करिएगा तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो बताओ, तो मैं आपको एंटी लॉग लेना भी बता दूँ। यहाँ से देखो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम आ जाएगा 35,000 अपॉन 2.303 इंटू 8.31 इंटू 298, तो 6.134 आ गया। यहाँ से के इक्विलिब्रियम वैल्यू हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 10⁻6 लिख देंगे, अगर राउंड ऑफ करके लिखना है तो। अप्रॉक्सीमेट आंसर इसका 10⁻6 के ऑर्डर में आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। सॉल्व हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए गिवन है, dihydrogen gas used for the Haber's process is produced by reacting methane from natural gas with high temperature steam. The first stage of the two-stage reaction involves the formation of CO and H2. In the second stage, CO is formed. In the first stage, the reactor with more steam and water is shifted reaction. In the reaction vessel at 400 Kelvin is charged with the equimolar amount of CO and the steam such that the partial pressure of CO and water is 4 bar. What will be the partial pressure of hydrogen at the equilibrium? तो उसने क्या करा हुआ है कि इक्विलिब्रियम दे रखा है आपको CO गैसियस प्लस वाटर गैसियस gives you CO2 गैसियस प्लस हाइड्रोजन गैसियस। ये इक्विलिब्रियम आपको दिया हुआ है, ठीक है। और उसने बोला हुआ था रिएक्शन वैसे एट 400 कैलोरी चार्ज विद द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2, जो उनका पार्शियल प्रेशर दोनों का सेम है, तो दोनों 4 बार ईच होगा। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो 4 माइनस P P एंड P, इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। उसने बोला है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बताना है इक्विलिब्रियम पे। हम लोग Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। तो वैल्यू आ जाएगी P इनटू P अपॉन 4 माइनस P इनटू 4 माइनस P, और ये वैल्यू अपने को दे रखी है 10.1। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा P अपॉन 4 माइनस P इक्वल टू रूट ओवर 10.1, और यहाँ से सॉल्व करके आपको स्मॉल p निकाल लेना है। दैट विल बी योर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका पार्शियल प्रेशर 3.04 बार आ जाएगा। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगर हम CO और वाटर लिखेंगे ये 0.96 बार हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और हाइड्रोजन लिखोगे ये 3.04 बार आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद केमिकल इकोनॉमी के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, when hydrochloric acid is added to cobalt nitrate solution at room temperature, the following reaction takes place. The reaction mixture becomes blue. On cooling the mixture, it becomes pink. On the basis of the information, mark the correct option. तो देखो कूलिंग दे रखा है मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं, और कलर पिंक हो रहा है मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से शिफ्ट हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और आपको पता है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से किस डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में। उसकी बैकवर्ड रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक हो गई तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 सीधा, सॉरी 17। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, which of the following is the correct order of vapor pressure of water, acetone and ether at 30 degrees Celsius, given that among the following above water has the maximum boiling point and ether has the minimum boiling point। आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट पे
एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बोला हुआ वाटर का सबसे ज्यादा है, तो उसका मतलब वेपर प्रेशर उसका सबसे कम आएगा। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर पूछा तो वाटर का वेपर प्रेशर सबसे कम और ईथर का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा। उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है फॉर द रिएक्शन N2O4 gives 2NO2, the value of K is 50 at 400 Kelvin and 1700 at 500 Kelvin. What is the correct option? तो उसमें आप ध्यान से देखो, अगर तो हमने टेम्परेचर 400 केल्विन से 500 केल्विन किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। तो उसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, यानी इस रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक बात पता चल गई एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरे पार्ट में लिखा है तो if NO2 and N2O4 are mixed at 400 Kelvin at partial pressure of 20 bar and 2 bar respectively, more N2O4 will be formed. तो देखो 400 केल्विन पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 50। तो आप पहले ये चेक करो कि QP और KP की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अगर हम QP की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अच्छा बोला हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इज 20 बार एंड दैट ऑफ N2O4 इज 2। तो 20 स्क्वायर बाई 2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 200 बार। सॉरी, हाँ यही आ जाएगा 200 बार। तो जब 200 बार आ गया इसका मतलब QP ग्रेटर देन KP हो गया, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड। तो उसने लिखा है मोर N2O4 विल बी फॉर्म, तो ये भी करेक्ट हो गया। लास्ट में लिखा है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। तो मैंने आपको आइडिया दिया था कि अगर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ते हैं तो एंट्रोपी राइज हो जाती है, अदरवाइज इसको थर्मोडायनामिक्स में भी डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 मोल गैस 2 मोल गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो इस प्रोसेस की एंट्रोपी भी राइज कर रही है। तो उसका आंसर 134 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर द सॉलिड लिक्विड फेज of a pure substance exists in equilibrium, which of the following terms defines this temperature? तो देखो हमारे पास क्या बोला हुआ है, सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम है। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? जब मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट हो। तो उसने बोला हुआ है कि at a particular temperature of the and atmospheric pressure the solid liquid phase are of pure substance exist in equilibrium। ये नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो गया और फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो इसका आंसर भी 124 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो 5 चलो लास्ट में बताता हूँ, पहले 5.52 पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बताना है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है which of the following statement is incorrect? It's given if the equilibrium mixture of ice and water kept in the perfectly insulated flask, mass of ice and water does not change with time। तो अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर है तो आपको पता है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर आइस और वाटर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, तो जितनी आइस मेल्ट होगी उतना ही वाटर फ्रीज कर जाएगा। और परफेक्टली इंसुलेटेड फ्लास्क से मतलब आप उसको हीट नहीं कर रहे हैं। अगले केस में लिखा है द इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर इंक्रीजेस व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग iron 3 nitrate and potassium thiocyanate। आयरन नाइट्रेट एंड पोटेशियम थायोसाइनेट। कंडीशन ऑफ द कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा प्रैक्टिकल का सवाल है। अगले सवाल में देखो, ऑन एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड। तो कैटलिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होता, ये भी करेक्ट है। अगले केस में लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन विद नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई।
ये बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव डेल्टा एच मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में आप जानते हो कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर जाएगा। तो देखो आपको इसमें कंफर्म पता चल गया है कि स्टेटमेंट नंबर 1, 3 और 4 करेक्ट है, तो इसलिए आंसर 2 हो जाएगा। 2 के बारे में हमें बहुत आइडिया नहीं है। द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीजेस विद व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आयरन नाइट्रेट एंड पोटेशियम थायोसाइनेट। ये हमारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से रेलेवेंट नहीं है, बट अगर इस चैप्टर के बेसिस पे देखा जाए तो स्टेटमेंट नंबर 1, 3 एंड 4 करेक्ट है, तो उसका आंसर 2 मार्क कर देंगे। बाकी जब हम लोग प्रैक्टिकल्स में टेस्ट सीखेंगे तब आपको इसके बारे में थोड़ा और बता दूंगा, ठीक है। एक्चुअली में प्रैक्टिकल वाली रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो मैं लिख देता हूँ। एक्चुअली में Fe3+ आयन जो होता है, इसकी पोटेशियम इसकी थायोसाइनेट आयन से रिएक्शन कराते हैं अगर हम लोग KSCN से, तो इससे ब्लड रेड प्रेसिपिटेट जनरेट होता है, और जो प्रेसिपिटेट बनता है वो ये होता है FeSCN होल थ्राइस। ये प्रेसिपिटेट बनता है, उसमें ऑक्सैलिक एसिड ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उसने बोला हुआ है कि इंक्रीज इन ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड अप टू दिस, तो जो रेड प्रेसिपिटेट होता है वो इसकी वजह से होता है। तो रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड ऐड करने से रिएक्शन में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर ऑल्दो रिडॉक्स रिएक्शन हम समझते हैं यहाँ पे, तो Fe3+ आयन अगर ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करने लगेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड भी शिफ्ट हो सकती है थोड़ी सी। ऑल्दो प्रेसिपिटेशन है तो जनरली ऐसी रिएक्शंस को हम लोग रिवर्सिबल कैटेगरी नहीं काउंट करते, लेकिन अगर हम ऑक्सैलिक एसिड ऐड करेंगे तो Fe3+ आयन को कंज्यूम करेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड आ सकती है, तो इंटेंसिटी डिक्रीज ही करेगी, इंटेंसिटी इंक्रीज तो नहीं कर सकती। तो इसलिए इसका आंसर 2 डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ली चार्टेरियस प्रिंसिपल, on the basis of ली चार्टेरियस प्रिंसिपल explain how temperature and pressure can be adjusted to increase the yield of ammonia in the following reaction. What will be the effect of addition of organ to the above reaction mixture at the constant volume? तो देखो ये आपका ली चार्टेरियस प्रिंसिपल का स्टैंडर्ड सवाल हो गया। तो आपको पता है कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैकवर्ड शिफ्ट आएगी, और उसका डेल्टा एन भी नेगेटिव है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी। तो मैंने आपको गुड यील्ड ऑफ अमोनिया की कंडीशन लिखवाई हुई थी, लो प्रेशर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कंडीशन हो गई। तो 52 के लिए अगर हम सॉल्विंग कंडीशन लिखेंगे तो फॉर हाई यील्ड ऑफ अमोनिया, फॉर हाई यील्ड ऑफ अमोनिया हाई प्रेशर मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम अटेन कराने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और तीसरे पार्ट में पूछा है अगर आप ऑर्गन ऐड कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो मैंने आपको बताया था इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करने से नो इफेक्ट होता है। तो ऑर्गन ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं आता इक्विलिब्रियम पे, तो नो इफेक्ट। एडिशन ऑफ ऑर्गन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट बिकॉज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एज कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे करते तो ये डेल्टा नेगेटिव का केस है, तो बैकवर्ड शिफ्ट आ जाती, तो अमोनिया की यील्ड कम हो सकती है, ठीक है। डन।